आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 9वीं का विज्ञान का सेट पेपर ए। जो इसमें के बाकी प्रश्न आपके छूट चुके थे उन्हें आज इस वीडियो में पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा से रह गए थे आपके कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से हम पूरे प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए यहाँ से ये आपका माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो ये इसका प्रश्न है कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि माइटोकांड्रिया की जो क्रिस्टी पर जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वह श्वसन क्रिया में भाग लेंगे और ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। ऊर्जा है वह एटीपी के रूप में संचित है और एटीपी के रूप में होने के कारण यह माइटोकांड्रिया की कोशिका के विद्युत घर कहलाती है। और जो एटीपी के रूप में आपकी कोशिका है वह विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए कोशिका द्रव को प्रदान करते हैं और एटीपी में बदल जाते हैं, जो पुनः ऊर्जा संचित करके एटीपी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त जो ऊर्जा है वह सभी जैविक कार्यों में प्रयुक्त होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित बताइए। तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसका उदाहरण भी है इसी में। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा को ना तो हम नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, वही आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसे केवल एक ही रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वही आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है। सिंपल सा नियम है और ये इसका उदाहरण है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। देखिए फिर अगला है आपका इसी का अथवा कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये इसका देखिए ये गति आपकी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, ये इसकी परिभाषा है और ये व्यंजक रहा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से बढ़िया से। देखिए पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। पूरे 4 सेट पेपर रहेंगे, 4 ही सेट पेपर को अच्छे से कवर कर लिया है तो आप समझ लिया आपके बिल्कुल 75 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 19 है कि हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो हरी खाद क्या है, तो फसल उगाने से पूर्व हम क्या करेंगे, इसे खेतों में कुछ पेड़ पौधे जैसे बरसीम, पटसन और ग्वार आदि उगाए जाते हैं और फिर हल चला देती है। इसमें जो हरी घास उग जाएगी उसके बाद हम उसमें बक्खर फेर देंगे। अब तो हल नहीं चाहिए, बक्खर फेरी जाती है तो बक्खर फेर देंगे और जो मिट्टी से में मिला लेते हैं उसे हम, और एवं ये पेड़ पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही आपकी हरी खाद है और इसके लाभ है। निम्न की मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ाते हैं, फसलों के उत्पादन में वृद्धि करते हैं। और सिंपल से पॉइंट भी लिखे नीचे इसमें से कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, किसान को कम खर्च पर अधिक उत्पादन मिलता है इससे, और मिट्टी में नाइट्रोजन एवं अन्य पोषक तत्व की मात्रा में इनमें वृद्धि होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से आप इसका। देखिए फिर अगला है इसी का अथवा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए। मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और फसल पैटर्न। तो ये आपकी मधुमक्खी पालन है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद है मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन अंडे तथा मांस का उत्पादन करने के लिए मुर्गियों को पालना ही क्या कहलाएगा, आपका मुर्गी पालन। क्या है, अंडे और मांस को उनका उत्पादन करने के लिए मुर्गियों का पालन किया जाता है, तो वही आपका मुर्गी पालन। और मधुमक्खी पालन क्या है कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इससे जो मोम प्राप्त होता है हमें, वो मोम जो शहद प्राप्त होता है, इससे औषधियाँ प्राप्त होती है। यह औषधि का काम करता है। जो शहद निकलता है मधुमक्खी से उसका, और उसे शहद को खाते भी है, तो वही आपका मधुमक्खी पालन कहलाएगा। इसके बाद है फसल पैटर्न है। तो फसल चक्र क्या है, कृषि करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है। जैसे अदल बदल कर, देखिए हमने कभी गेहूं बो दिए, गेहूं का बाद चने बो दिए या मसूर बो दिए,
तो ये क्या है, फसल अदला बदली हो जाती है। सोयाबीन बो दी है फसल में, तो यही क्या है अपनी फसल पैटर्न। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 20 कि आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आयनिक यौगिक की वे यौगिक जो जल में घुलने पर ऋणावेशित कणों में विभक्त हो जाते हैं, वह कहलाएगा आपका आयनिक यौगिक। उदाहरण सोडियम और क्लोराइड। सोडियम आणविक यौगिक क्या है, तो वे यौगिक जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर आपस के एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनते हैं, जो आपस में क्या है परमाणुओं के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे और जुड़कर जल में घुलने पर आयनों में विभक्त हो जाएंगे, वही आपका आणविक यौगिक है। उदाहरण अमोनिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोनों की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। देखिए फिर इसी का अथवा कि निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। तो आपको इनके नाम लिखे, बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, खाने का है सोडा है, पोटेशियम सल्फेट। तो देखिए बुझा हुआ चूना क्या है, CaO में कैल्शियम व ऑक्सीजन निहित है इसमें। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड में HBr में एक परमाणु हाइड्रोजन का व एक परमाणु ब्रोमीन का होता है। एक तो हाइड्रोजन का होगा परमाणु और एक ब्रोमीन का होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। देखिए इसके बाद आपका बेकिंग क्या है, बेकिंग पाउडर। इसमें NaSCO3 में ये बेकिंग पाउडर, तो इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन क्या होते हैं, निहित होते हैं। और प्रश्न क्रमांक 4 है पोटेशियम सल्फेट। इसमें K2SO4 में पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन निहित होते हैं। इसमें पोटेशियम सल्फर और ऑक्सीजन तीनों ही क्या होते हैं, निहित होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 21 कि चाल तथा वेग में अंतर लिखिए। 4 अंतर बताने, बहुत सिंपल से इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेना आपको। और यहाँ एक केस राशि अधिस है और यहाँ एक सदिश है। इस एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहेंगे और एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम विस्थापन वेग कहलाता है। और इसका औसत मान कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता है, केवल कैसा होगा, इसका मान धनात्मक होता है। और इसका औसत मान शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक भी हो सकता है। प्रश्न फिर अगला है, चौथा पॉइंट है आपका इसका मात्रक मीटर सेकेंड इनवर्स होता है और इसका मात्रक मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, दोनों का सेम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से आप इनका और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए अगला है इसी का अथवा दूरी और विस्थापन में वेग। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना लेना है आपको। यहाँ एक अदिश राशि, यहाँ एक सदिश राशि। इसमें केवल परिणाम होता है, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। यहाँ धनात्मक होता है तो यहाँ धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। कौन, विस्थापन। और यहाँ तय किए गए रास्ते पर निर्भर करेगी दूरी और यह तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करता। कौन, विस्थापन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। देखिए अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 22 कि पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए कोई 4। तो पहला है चमगादड़। इसका उपयोग रात्रि विचरण में अपने को अवरोधों से टकराने से बचने में करती है। चिमनियों की सफाई करने में इसका उपयोग होता है और समुद्र की गहराई ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जासूसी के कार्यों में इसका उपयोग लुप्त संकेत भेजने में किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कवर करिएगा। देखिए फिर अगला है इसका अथवा कि अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर लिखिए। बहुत ही मेन प्रश्न है ये। देखिए यह सभी माध्यमों में उत्पन्न होती है और अनुप्रस्थ तरंग यह केवल ठोस में तथा द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होगी। इसके बाद ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है
और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ यांत्रिक तरंग होती है और यहाँ भी यांत्रिक तरंग होती है। इसके बाद चौथा है कि इन तरंगों में माध्यम के कण समांतर कंपन करते हैं और इन तरंगों में माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं। इसमें समांतर करेंगे, उसमें लंबवत करेंगे। तो देखिए पूरा पेपर आपको बता दिया मैंने, पूरा सॉल्यूशन हो चुका है हमारे सेट ए का, विज्ञान का। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, 3-4 वीडियो है इसी के, आप अच्छे से कवर करेगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जब तक इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा।